हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 एसएसटी का फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, फ्रिजिड जोन लाइज नियर। फ्रिजिड जोन यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वो कहाँ पर होता है, तो वो पोल्स के पास होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है लिथोस्फेयर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डू यू थिंक दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम। ये पिक्चर कहाँ से ली गई है? तो ये सारनाथ से ये पिक ली गई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ। अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो देखिए, जो एशिया है इन सब में से वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 5 है, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोग भी खुद से सॉल्व करते हुए चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। क्वेश्चन 6 है, हु वॉज महादंड नायक। तो महादंड नायक कौन होते थे? तो देखिए, इससे आप एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर महादंड नायक होते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो एरो है ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो कि इंडिया श्रीलंका यानी कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को एक तरह से जोड़ता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पार्क स्ट्रेट यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो डी है इसमें हमें 3 पिक्चर्स दे रखी हैं। एक सिकल है, एक एक्स है और एक टोंग है। तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि द 3 iron tools were used by ancient people. Which tool was prominently used for agriculture purpose? तो ये मतलब टूल्स इस्तेमाल करा जाते थे पुराने समय में एग्रीकल्चर के लिए। कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता था? तो जो सिकल है वो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु रजिस्टर FIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन रजिस्टर करता है? पुलिस वाले रजिस्टर करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मयूरीज इलेक्टेड फॉर महापौर। तो जो मयूरीज नहीं, मेयर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं कितने साल के लिए? तो हमारे देश में 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। बच्चू मांझी वर्क्स एज तो बच्चू मांझी एक रिक्शा पुलर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है, देर आर 7 countries दैट शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद ए। ए से जो मार्क है वो क्या है? पाकिस्तान। साइड में ही इंडिया के पाकिस्तान है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ ओशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा ओशन है। तो सबसे पहले ही हमें बता दिया है कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन है ये दुनिया का। तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, एस शेप्ड का है। कोस्ट लाइन जो है इस ओशन की वो बहुत ही इंडेंटेड है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। तो बिजिएस्ट ओशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स से जो है वो है हमारा कौन सा? एटलांटिक ओशन, नॉर्थ, ठीक है, जो अमेरिका और यूरोप के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। डिस्क्राइब ब्रीफली। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? देखो, अर्थ जो है वो 71% जो है वो पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमें धरती पर देखने के लिए मिलता है, इसलिए धरती को, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। वाई इज़ बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हमारे लिए बायोस्फीयर क्यों ज़रूरी है? तो बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा असेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं। तो 3 असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, 3 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ यहाँ पर हैं और वो क्या हैं?
लैंड है, ठीक है, वाटर है और एयर है। तो लैंड, वाटर, एयर, क्योंकि बायोस्फीयर में हमें तीनों मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्वेश्चन 16 है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ असाइंड टू यू इफ़ यू बिकम अ पटवारी। अगर आप पटवारी बन जाते हैं तो आपके 2 ड्यूटीज़ क्या होंगी? तो आप लोग के काफ़ी सारे होंगी डिसीज़न। एक मैं आपको बता देती हूँ, एक ये हो गया कि भाई टू टेक एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज़, टू टेक एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज़। तो जो सोशल इश्यूज़ होंगे उस पर आपको एक्शन लेना होगा। सोशल इश्यूज़ जैसे कि भाई किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली है क्या, या फिर गांव में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही। दूसरा जो है रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्कूल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, और जो आसपास हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल जैसे कि डिस्पेंसरीज़ वगैरह जो बनती हैं गांव में, वो सारा का सारा काम करवाना होता है पटवारी का। नेक्स्ट है, लिस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक गवर्नमेंट अफेक्ट योर लाइफ। गवर्नमेंट आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट करती है? भाई गवर्नमेंट तो बहुत सारे, अब जैसे इसमें अगर आपको पटवारी का है ना, बिल्कुल मैं सिंपल सा बताऊं तो बहुत सारे काम होते हैं देखिए पटवारी के, और उसमें से एक तो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम पटवारी का, वो ये होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स रखना, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स, और फिर उसके बाद अपडेट्स रखना चीज़ों की, ठीक है। सरकार की क्या काम होते हैं? तो देखो सरकार के जो है वो रोड्स के कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा, है ना, फिर उसके बाद सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह। देखिए पटवारी जो है, पटवारी का बेसिकली काम होता है गांव में जो लैंड रिकॉर्ड्स रखना और अपडेट्स रखना, जो भी फसलें वगैरह हो रही हैं, क्रॉप्स वगैरह हैं, उसकी अपडेट रखना। सॉरी, मैंने आपको पटवारी में वो सब बताया था ना, हॉस्पिटल वगैरह का ध्यान रखना और रोड्स वगैरह का, वो सब पटवारी का काम नहीं होता है, वो सब एक्चुअली वहाँ का प्रधान काम करता है। सॉरी, मैं ना कंफ्यूज हो गई थी प्रधान और पटवारी में, सो सॉरी। तो ये पटवारी के ये वाले काम होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स रखना और अपडेट्स क्रॉप्स वगैरह की रखना। गवर्नमेंट के क्या काम होता है? रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ठीक है, और सारे के सारे जो लॉज वगैरह होते हैं वो भी हमारी जो डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी सारे गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें हमें बोला गया है कि मैच करना है किसने कौन सी किताब लिखी है। तो महाभारत जो लिखी है वो लिखी है वेद व्यास ने, ठीक है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। और मेघदूत लिखी है कालिदास ने, और शिलापतिग्राम ये लिखी है इलांगो ने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और सॉरी इसके यहाँ पे मिस्टेक के लिए मैंने पटवारी की जगह प्रधान वाला काम बताने लगी थी मैं। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट एनी 4 नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वर्क प्रैक्टिसिंग इन ए कालापत्तू विलेज। तो कालापत्तू विलेज में नॉन फार्म एक्टिविटी, देखो नॉन फार्म एक्टिविटी क्या क्या होती है। नॉन फार्म एक्टिविटी होती है जैसे कि फ़िशिंग, है ना, फ़िशिंग हो गई, वीविंग हो गया, है ना, बुनाई वगैरह का जो काम करते हैं, और जो डेयरी है ना, डेयरी प्रोडक्शन जो होता है, गाय भैंस पालना, ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन। और फिर उसके बाद जैसे क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कुछ बना करके बेचना, हैंडी क्राफ्ट्स, तो सेलिंग हैंडी क्राफ्ट्स। तो ये सारे के सारे जो हैं वो काम होते हैं, मतलब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करना है। तो देखो एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या होता है एटमॉस्फेयर में। सबसे ज़्यादा तो भाई नाइट्रोजन गैस होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लगभग 78%। फिर उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लगभग 21%, 20.95। और आर्गन गैस होती है वो 0.93% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 भी लिखते हैं वो 0.03% होती है। और बाकी अदर गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गई हमारे एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन। वाई डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो भाई एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिन प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है?
वो जो जितनी भी गैसेस होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी हम लोगों को बचाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो हार्मफुल रेडिएशन होती है ना, इससे हमारा एटमॉस्फेयर हम लोगों को बचाता है। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो एक थिन ब्लैंकेट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति। तो जो भक्ति मूवमेंट है इसके मेन फीचर्स क्या थे। देखिए भक्ति मूवमेंट क्या था, भगवान की तरफ डिवोशन, कोई कर्म कांड नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना है, उसमें आप ईश्वर की तरफ आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर का नाम जाप कर रहे हैं, आप ईश्वर से प्यार कर रहे हैं, आपको किसी पंडित किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है ईश्वर तक पहुँचने के लिए। यही थे भक्ति मूवमेंट का जो मेन था, वो ये था कि भक्ति था कि एक इंसान एक डेटी की तरफ, एक मनुष्य जो है वो ईश्वर की तरफ किस प्रकार से डिवोटेड हो सकता है। दूसरा था कि जो भक्ति सेंट्स रहे ना, उन्होंने ऊंच नीच को बेसिकली नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई भक्ति में कोई भी जात पात हम नहीं मानते हैं और कोई भी ईश्वर की आराधना कर सकता है। भक्ति में हम बहुत सारे अलग अलग भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे कि शिव, जैसे कि दुर्गा, जैसे कि विष्णु, है ना। तो इसमें कोई सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म नहीं किए जाते भक्ति में, बस एक मनुष्य ईश्वर से खुद जुड़ने की कोशिश करता है। What do you think और why do you think ordinary people were attracted to भक्ति। तो ordinary people भक्ति से अट्रैक्ट इसीलिए ही हुए थे क्योंकि कोई कर्मकांड नहीं था, कोई ऊंच नीच की बात ही नहीं थी, कोई भी ईश्वर का भक्त बन सकता है, इसलिए जो आम जनता थी वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुई। नेक्स्ट है, लिस्ट 3 ways in which work of municipal corporation affects the life of city dwellers। तो भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काफ़ी सारा काम होता है, वो क्या क्या होता है, टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, है ना, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दूसरा काम ये भी होता है कि वो रन करता है काफ़ी सारे, आप दिल्ली में देखेंगे काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही हैं, हॉस्पिटल भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है ना, डिस्पेंसरीज भी चलाता है। तीसरा गार्बेज कलेक्शन, जो कूड़ा इकट्ठा करने का काम होता है वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। साथ ही साथ जो वाटर सप्लाई करने का काम होता है, वाटर जो सप्लाई होता है वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करता है। और सड़कें साफ़ रखना, मार्केट क्लीन रखना, कोई बीमारी फैल जाए, आप देखते हैं ना कि जो गर्मियाँ होती हैं उसमें कुछ धुआं सा फैला देते हैं गाड़ी से, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही कराती है ताकि बहुत ज़्यादा मच्छर ना बढ़े जिससे मलेरिया और डेंगू फैलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक सेकर व्हेन दे गेट इनटू डेट। तो जब बहुत ज़्यादा कर्जे में फंस जाते हैं अगर किसान, तो सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। तो देखो भाई सरकार क्या काम कर सकती है, सरकार तो देखो इजी लोन प्रोवाइड कर सकती है, इजी लोन प्रोवाइड कर सकती है विथ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, विथ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आसानी से लोन मिल जाए, इस तरीके के काम सरकार हेल्प कर सकती है। दूसरा क्या कर सकती है, सरकार गुड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर सकती है ना, गुड क्वालिटी सीड्स। फिर तीसरा फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकती है। चौथा एमएसपी जो है वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनसे कर्जा लेते हैं उन्हीं को फसल बेचनी पड़ती है, तो ऐसा ना हो कि एमएसपी अच्छे से डिक्लेयर किया जाए सरकार के द्वारा और किसान जो है सरकार को ही फसल बेचे, है ना, एमएसपी पर ही फसल बेचे, ये सरकार ध्यान रख सकती है। लैंड प्रोवाइड कर सकती है लैंड लिस्ट को, तो काफ़ी सारे काम सरकार कर सकती है। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ ग्राम भोजका, व्हाट डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल। तो जो ग्राम भोजका था उसका क्या काम था, वो पावरफुल क्यों था। तो ग्राम भोजका क्या करता था, कलेक्ट टैक्सेस ग्राम भोजका कलेक्ट करता था, और वर्क एज अ जज, एक जज की तरह भी ग्राम भोजका काम किया करता था। और परफॉर्म्ड ड्यूटी ऑफ पुलिस, तो पुलिस की ड्यूटी भी एक तरह से वो परफॉर्म किया करता था, परफॉर्म्ड ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस, तो पुलिस की भी ड्यूटी ग्राम भोजका परफॉर्म करता था। पावरफुल क्यों था, वो एक तरह से क्या था, लैंड लॉर्ड था विलेज का, ठीक है, लैंड लॉर्ड ऑफ विलेज टाइप का भी वो होता था। और उसके पास क्या होते थे, वो पावरफुल क्यों होता था,
पावरफुल, ठीक है, बिकॉज लैंडलॉर्ड होता था विलेज का। दूसरा जो पॉइंट है वो है उसके पास ना स्लेव्स होते थे और वर्कर्स होते थे जो कि उसके लिए काम करते थे। नेक्स्ट आता है 25 क्वेश्चन, इन वॉट वेज इज़ अ परमानेंट एंड अ रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब। तो परमानेंट रेगुलर जॉब कैजुअल जॉब से अलग कैसे है? तो इसमें देखिए आप ना मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देती हूँ कि परमानेंट जॉब जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और एक जो कैजुअल जॉब होती है उसमें क्या क्या होता है। तो परमानेंट और कैजुअल जॉब में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और वो क्या क्या होते हैं देखो। वर्किंग आवर्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, है ना। और वर्किंग आवर्स इसमें आप लिखेंगे कि भाई नॉट फिक्स्ड, कितने बजे जाओ कितने बजे आओ, कुछ है नहीं। फिर जॉब सिक्योर होती है परमानेंट जॉब में, जॉब सिक्योर होती है, और इसमें जो जॉब है जॉब सिक्योर नहीं होती है, ये चीज़ एक प्रॉब्लमैटिक है। और परमानेंट जॉब में हाई सैलरी होती है, या मतलब हाई सैलरी वाला आप हटा दीजिए, यहाँ पे क्या होता है हॉलीडे एंड लीव्स आर पेड, हॉलीडेज एंड लीव्स जो होती हैं वो पेड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हॉलीडेज एंड लीव्स जो होती हैं वो पेड नहीं होती, हॉलीडेज एंड लीव्स आर नॉट पेड। मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है एक परमानेंट जॉब में, मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, यहाँ पे लिख दो नॉट अवेलेबल। और यहाँ पर जो है वो प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया जाता है परमानेंट जॉब में, ठीक है, प्रोविडेंट फंड होता है। और यहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड, नॉट प्रोवाइडेड, प्रोविडेंट फंड नहीं होता। तो ये कैजुअल जॉब और परमानेंट जॉब में इस तरीके के काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमें पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ से आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि आर्यभट्ट वॉज अ फेमस, आर्यभट्ट फेमस क्या थे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि भाई वो तो दोनों थे, बोथ ए एंड बी। अ मंक, एक भिक्षु कौन होता है? तो देख लेते हैं। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इवन दो इट सीम इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। उन्होंने ये कहा था कि दिन और रात जो होते हैं ना वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो धरती है वो अपनी धुरी पर घूम रही है। भले ही हमें दिख ऐसा रहा हो कि सूरज छुप रहा है, सूरज उग रहा है, भाई सूरज नहीं हिलता है, सूरज अपनी जगह पर रहता है, बल्कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है और अपनी ही धुरी पर घूमती भी है साथ ही साथ। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स। एक्लिप्स होता है ग्रहण, तो उन्होंने ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने पूरा बता दिया था। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की क्या सर्कमफेरेंस होती है 2πr, ये भी उन्होंने बता दिया था। विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टुडे। वारामहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स हु मेड सेवरल डिस्कवरीज। ठीक है, अब तो आर्यभट्टियम किसने लिखी? आर्यभट्टियम लिखी आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो आर्यभट्टियम लिखी गई थी संस्कृत में, है ना, यहाँ पर हमें बताया गया है संस्कृत में। नेक्स्ट है फॉर वॉट ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उन्होंने एक्लिप्सिस के लिए, ठीक है ना, एक्लिप्स यानी कि ग्रहण जो लगता है उसके लिए उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया था। हु आर द अदर मैथमेटिशियंस मेंशन्ड हेयर। तो बाकी मैथमेटिशियन वारामहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य ये भी मेंशन्ड हैं, और ये मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स भी ये लोग सारे के सारे थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो अदर मैथमेटिशियंस थे वो एस्ट्रोनॉमर्स भी थे।
क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें हम लोगों को बोला गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाई। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इंडिया जो है वो तो भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। राइट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन दिखा है। तो ये देखिए इंडिया इतना ये एक्सटेंशन है इंडिया का, तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो हमारा है 8 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और साथ ही साथ फिर उसके बाद हम लोगों का ये हमारा लैटिट्यूड का एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा है लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल है ना, और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हमारा कितना है, वो है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, ठीक है। विच ट्रॉपिक डिवाइड इंडिया ऑलमोस्ट इनटू इक्वल पार्ट्स, तो इंडिया को कौन सी जो है ट्रॉपिक डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है हम लोगों को पॉलिटिकल, लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल मैप में हम लोगों को मेंशन करना है ए जो मार्क किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट तो ये है ए वाला, हम देख लेंगे क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ऑन द सेम मैप लोकेट द साइट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इधर साइड पड़ता है, तो बे ऑफ बंगाल में हमारे कौन से पड़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार हमारे पड़ते हैं। और फिर उसके बाद कौन से राज्य में प्रयागराज है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हम लोगों से पाटलिपुत्र जो है वो हमारा बिहार में पड़ता है, तो ये हम लोगों का मैप है, ठीक है। और ये ए जो है, ये वाली जो लाइन है, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन पेंटिकल आइडेंटिफाई द लाइन मार्क्ड विद ए, तो ये हम लोगों की तो ये देखिए हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो ए जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो हो गया। और फिर उसके बाद हमारा पाटलिपुत्र कहाँ पर लोकेटेड है, तो पाटलिपुत्र हम लोगों का बिहार में इधर, ठीक है, बिहार में लोकेटेड है। प्रयागराज हमारा यूपी में लोकेटेड है, और अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर है, अंडमान, ठीक है, एंड निकोबार। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है। थैंक यू सो मच।